सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको नई नई जानकारी हम देते हैं और बताते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देंगे तिलहन क्षेत्र में कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और कैसे जो हमारी तिलहनी फसलें हैं उनकी उपज को बढ़ाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है किसानों को। साथ ही हमारा पशुधन में बात होगी, इस वक्त में, इस मौसम में आप कैसे सफलतापूर्वक मछली पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की जो कि करते हैं प्राकृतिक खेती। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की। किस तरीके से अब हम तिलहनी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ एक या दो फसलों की बात की जाए बल्कि कई फसलें हैं जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, उपज सबकी अच्छी हो रही है। रिकॉर्ड उपज जो है इस बार वो भी अनुमानित है। लेकिन खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है, इसके लिए तिलहनी फसलों में हमें और ज़्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इसी के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आइए इसी से संबंधित एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। हर साल बजट नई उम्मीदें लेकर आता है। सरकार प्रयास करती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जा सकें। इस बार का बजट भी किसानों के लिए काफी उम्मीदें लेकर आया है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी ताकि देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हालांकि इस क्षेत्र में सरकार ने पहले से ही प्रयास तेज कर दिए थे। इसके लिए पाम तेल की पैदावार पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। सरकार का इरादा 2025-26 तक ऑयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन करने का है। क्योंकि पाम तेल का उत्पादन बढ़ाए बिना खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता नहीं आ पाएगी, इसीलिए हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम व्यापार पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका मकसद पाम की खेती और उसके तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना है। जो खाद्य तेल की व्यवस्था है और उसका उपयोग है, उसमें 56% ऑयल पाम का हिस्सा है। मैं समझता हूं ये बड़ा हिस्सा है और पाम ऑयल के लिए हमको इंपोर्ट पर निर्भर करना ही पड़ता है। मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, उस पर हमारी निर्भरता रहती ही है। यदि पाम ऑयल पर काम हुआ और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज लगभग 3 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल का उत्पादन हो रहा है। लेकिन देश में ICAR की स्टडी के अनुसार 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है जहां ऑयल पाम का उत्पादन तेजी के साथ किया जा सकता है। इसमें 9 लाख हेक्टेयर एरिया नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए ऑयल पाम मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट पर भी प्राथमिकता के साथ फोकस किया गया है और हमने कार्यक्रम बनने के बाद सबसे पहली कॉन्फ्रेंस नॉर्थ ईस्ट के साथ गुवाहाटी में की थी। उसमें किसान भी थे, इंडस्ट्री भी थी। किसान को भी आश्वस्ति दी गई, इंडस्ट्री को भी आश्वस्ति दी गई। सबने अपने अपने विचार रखे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जितनी क्वेरीज गुवाहाटी सम्मेलन में आई थी, मंत्रालय के द्वारा उनका समाधान कर दिया गया है। एक आध दो चीजें रह गई हैं जो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के लिए सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए की सहायता राशि निर्धारित की है। ऑयल पाम की खेती के लिए भी सहायता राशि को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा की विशेष सहायता का भी प्रावधान है। इसी तरह पौधारोपण सामग्री की कमी को दूर करने के लिए भी सरकार ने खजाने खोल रखे हैं। 2025-26 तक ऑयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए पाम की खेती का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर करना होगा। इसके साथ ही तिलहन की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। कोविड के कारण कठिन समय के बावजूद देश ने 2020-21 तिलहन का उत्पादन 361.01 लाख टन के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं ग्रीष्म 2020-21 के लिए दलहन, तिलहन और पोषक अनाज के लिए राष्ट्रीय और राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 2020-21 में इन फसलों के तहत 40.85 लाख हेक्टेयर की तुलना में देश में 2021-22 के दौरान 52.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया, जिसमें 13.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की बुवाई शामिल है। दलहन और तिलहन को NFSM और NFSM OS&OP के लक्षित चावल प्रति क्षेत्र उप घटक के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें गन्ना और पाम ऑयल में अंतर फसल के रूप में भी सहायता दी जाएगी, जिससे तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाई जा सके और तिलहन आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। तो जाना आपने तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द जो आत्मनिर्भरता है वो नजर आएगी तिलहनी क्षेत्रों में, जिस तरीके से और क्षेत्रों में हम देखते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा पशुधन में बात करेंगे इस मौसम में सफलतापूर्वक मछली पालन करके आप कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में आपको जानकारी देते हैं मछली पालन से संबंधित, किस तरीके से हम इस मौसम में मछलियों की देखभाल कर सकते हैं, फिर चाहे आहार की बात की जाए या उनकी और आवश्यकताओं की। इस बारे में हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो खास जानकारी दे रहे हैं। आइए डालते हैं इस पर ये नजर। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन भी उस रफ्तार से करना जरूरी है। ये जरूरत ही हमारे सामने रोजगार के विकल्प खोलती है और मत्स्य उत्पादन इन जरूरतों में टिकाऊ समाधान दे सकता है। हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसने 2014-15 से लेकर अब तक उत्कृष्ट रूप से 2 अंकों वाली 10.87% औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर ली है। ये क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन तक पहुंच गया है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसने भारत में 28 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.54% है और ये देश के सकल मूल्य वर्धित में करीब 1.24% और कृषि जीवीय में 7.28% से ज्यादा का योगदान करता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात से प्राप्त आय 46,662,085 करोड़ रुपए रही है।
ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 280 लाख लोगों को आजीविका देने में सहायता प्रदान करता है और मूल्य श्रृंखला के साथ इनकी संख्या लगभग 2 गुनी है। वहीं पिछले कुछ वर्ष में मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7% रही है। मछली प्रोटीन एक सस्ता और समृद्ध स्रोत है, जिसके कारण ये भूखमरी और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को दोगुना करने की अपार संभावनाएं हैं और ये आवश्यक है कि निरंतर जिम्मेदारी के साथ समावेशी और न्याय संगत रूप से इसके विकास में तेजी लाने के लिए नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में लगातार ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा ही रही है, वहीं युवा व मछली पालक इसे उन क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पहले जहां इनका पालन ना के बराबर था, देसी प्रजातियों का चयन करके कम समय और कम लागत में इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआती दौर में राहू, कतला, मृगल प्रजाति की देसी मछलियों को पाला जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। हालांकि कभी कभी इस व्यवसाय में भी कुछ परेशानियां आना लाजमी है। इस मौसम में क्या है उन समस्याओं का समाधान, इसकी जानकारी के लिए बात की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम कुमार से हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों का समय चल रहा है, तो इस समय जो लोग मछली पालन करते हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रेम कुमार जी से, जो ICAR के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद सुनैना। सर, सर्दियों के मौसम में मार्केट में मछलियों का रेट काफ़ी हाई होता है, तो हमारे मछली पालकों को मछलियों के किन प्रजातियों पर फोकस करना चाहिए? सुनैना, नॉर्थ इंडिया में हमारे 6 स्पीसीज़ जो पैदावार होती है, 6 स्पीसीज़ की पैदावार होती है। कुछ किसान 3 स्पीसीज़ को कल्चर करते हैं, कतला, रोहू, मृगल, और कुछ किसान 3, 4, 5 जो हमारी चाइनीज़ कार्प हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, इनका भी कल्चर करते हैं। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे मछली की बढ़वार नहीं हो रही है, तो इससे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनको निकाल के बेच देना चाहिए। अभी ये 6 स्पीसीज़ ऐसी हैं कि इनमें ये देखना है कि कौन सी बड़ी मछली है, उसको आप निकाल के बेच दें तो ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। अदरवाइज़ कभी कभी होता है कि ज़्यादा कम टेम्परेचर में मछलियाँ मरनी शुरू हो जाती है, तो वो नुकसान से बचने के लिए जो बड़ी मछलियों को आप जो है नेट चला के और बेच दें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप नेट चलाएंगे तो नेट चलाने से मछलियों की जो रहने वाली मछलियाँ हैं उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका जो अमोनिया का जो लेवल है वो भी थोड़ा कम होगा, तो पानी में एक अच्छा रासायनिक संतुलन बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्व। थैंक यू वेरी मच। तो किसान भाइयों बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपको जानकारी डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने दी, आप उसे ज़रूर अपनाएंगे। तो जाना आपने किस तरीके से आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं उचित देखभाल करके मछली पालन क्षेत्र में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या भेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांध कर निकालें। बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपने भेड़ और बकरी में PPR का टीकाकरण करवाएं।
जाना आपने पशुपालक कैलेंडर में किस तरीके से आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रखकर भी अपनी लागत को कम कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की दास्तां। लगातार आपको हम बताते हैं और आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं। और जो ये किसान हैं ना सिर्फ प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। आइए नजर डालते हैं इनकी कामयाबी की दास्तां पर। कृषि में अपार संभावनाएं छिपी हैं। यही वजह है कि आधुनिकता के इस युग में भी खेत युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और युवा इस आकर्षण से सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं बुलंदशहर के यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने नौकरी छोड़ कृषि का दामन थामा और कामयाब किसान बने। यज्ञदत्त के पिता फौज में थे। पढ़ाई करने के बाद यज्ञदत्त ने भी नौकरी की तरफ रुख किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर पाए और वापस अपने घर आ गए। बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए उनके ये प्रयास काफी नहीं थे। इसके लिए यज्ञदत्त दिल्ली आ गए और यहाँ कई जगह नौकरी की। इन नौकरियों में यज्ञदत्त की जिंदगी तो संभल रही थी, लेकिन एक खालीपन कायम था जिसकी भरपाई कैसे की जाए उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। बड़े शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी को राहत देने के लिए यज्ञदत्त ने वापस आकर प्राकृतिक खेती का रुख किया। देन उसके बाद में उन्होंने जॉब स्टार्ट किया अपना नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन में, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में, ट्रांसपोर्ट डिवीजन में। हम लोग 6 बहन भाई हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था, पापा का परिवार भी बड़ा था, 6 चाचा ताऊ हमारे, तो पूरा स्ट्रगलिंग भरा लाइफ हमने स्टार्ट किया। जैसे तैसे हमने 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के लिए हम अपनी सिस्टर के पास चले गए गाजियाबाद। वहाँ हमने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया और ग्रेजुएशन करते करते हमारे पास ऑफर आ गया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से। तो 3-4 महीने हमने जॉब किया और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे, जिसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। घर आ गए वापस, अपना वही स्ट्रगलिंग शुरू किया हमने। गाय भैंसों का काम करना, खेती बाड़ी करना, ये सब बला बला चलते रहा। अपने इस फैसले को फलीभूत करने के लिए यज्ञदत्त ने थोड़े अनुभव और बड़े इरादों से शुरुआत की। 1 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी यज्ञदत्त को सफलता नहीं मिली। यज्ञदत्त ने इस असफलता के बीच सफलता की कुंजी खोजने के प्रयास तेज कर दिए और बाजार में जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी पता की, ताकि उन्हें उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। इसके लिए यज्ञदत्त ने घर घर तक अपने जैविक उत्पाद पहुंचाना शुरू किए। इस तरह से परिवार बढ़ते गए और यज्ञदत्त का हौसला भी। इस समय में इनके साथ करीब 1000 परिवार जुड़ चुके हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती के फायदे किसानों तक पहुंचाने के लिए यज्ञदत्त ने बाकी किसानों को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज उनके इस सफर में करीब 7500 किसानों का कारवां है और ये बड़ी बात है कि आज उनके उत्पाद देश ही नहीं विदेशों में भी भेजे जाते हैं। धीरे धीरे फिर हमने बात की कि हम लोग फैमिलीज को टारगेट करते हैं, जो अपने से जुड़े हुए परिवार हैं। उनको हमने बताया कि हम लोग खेती कर रहे हैं और जो भी क्रॉप पैदा होगी नेचुरल, वो हम आप तक पहुंचाएंगे फ्रेश। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देना शुरू किया। 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली, 25 फैमिली, 500 फैमिली, परिवार बढ़ते गए। और जिस परिवार में चीज़ें चली जाए इस फार्म से, वो देख के सरप्राइज हो कि यार ये कैसे तैयार किया आपने। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थोड़ी सी मेहनत की और नेचुरल तरीके से उसको बनाया, उगाया, उसको मैंने परिवारों में देना शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे साथ करीब 1000 फैमिली एसोसिएट हैं। अब 1000 फैमिलियों के साथ में हम लोग बड़े आराम से अपना टर्नओवर घुमा रहे हैं। यज्ञदत्त मानते हैं कि एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है। इसके लिए वो फसल विविधीकरण पर जोर देते हैं। इससे फसल की बेहतर पैदावार मिलती है। इसके अलावा यज्ञदत्त जीवामृत और केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं।
अपने इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए उन्होंने एक रणनीति तैयार की जो खेत से लेकर बाजार तक काम आती है। इसके अलावा यज्ञदत्त उत्पाद बनाने में पारंपरिक तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसमें महिलाएं मदद करती हैं। वो मानते हैं कि इस तरीकों से उत्पाद की पौष्टिकता बनी रहती है। हम लोग फार्मर्स का वीकेंड्स पे सेशन बुलाते हैं, करीब 20-20 फार्मर्स बुलाते हैं हम लोग एक साथ और उनको ट्रेनिंग देते हैं अपनी जैविक से रिलेटेड कि उन्होंने क्या उगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, खेत के चारों ओर कैसे अपना बफर जोन तैयार करना है, कितने एरिया में बफर जोन तैयार करना है और कितने खेत से शुरुआत करनी है, कि जो भी किसान हमारे साथ जुड़े एटलीस्ट 1 एकड़ से शुरुआत करे। अपने इन अनुभवों को साझा करने के लिए वो समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। उनके यहाँ एक बार में करीब 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। अपने नेक इरादों पर चलकर यज्ञदत्त ने न सिर्फ सफलता पाई है, बल्कि इस राह में और भी किसानों को शामिल किया है। प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ता किसानों का ये रुझान भविष्य में मानव जीवन को फिर से पोषण से भरपूर भोजन देने में मददगार होगा। तो जाना आपने कैसे अब लगातार जो किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक खेती की बात की जाए या जो दूसरे विकल्प हैं उनके ज़रिए कैसे वो अपनी लागत को कम कर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें अब ये सारी जानकारी जो है आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस QR कोड को स्कैन करके, जहां पर ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन फिलहाल गाँव किसान में अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।